नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। आखिरकार राजस्थान सरकार के सभी मंत्रियों को ये विभागों का बंटवारा हो ही गया। आज राज्यपाल कलराज मिश्र ने विभागों के आवंटन की लिस्ट जारी की और सभी मंत्रियों को विभाग मिल गए। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद ही प्रदेश की जनता को सीएम फेस के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ा। प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय आलाकमान ने संयुक्त रूप से भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। उसके साथ ही दो डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा को बनाया। राजस्थान में इस बार भाजपा सरकार ने हर फेस में नया किया है। किसी ने कयास भी नहीं लगाया था कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया जाएगा। उसके साथ ही जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उस पर भी लंबा इंतजार हुआ और विभागों के बंटवारे में भी उससे ज्यादा लंबा इंतजार। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आए और भाजपा के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र फूका। उसी दिन सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होना क्या कयास लगाता है। आपको बता दूं कि अब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और पिछले चुनाव पर नजर डालें तो राजस्थान की 25 की 25 सीटें भाजपा ने जीती थी। इस बार 25 लोकसभा सीटें जीतना भाजपा के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भाजपा चाहेगी कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। उत्तर भारत की पट्टी के बतौर राजस्थान हिंदी भाषी प्रदेश है और यहाँ पर मुख्य तौर पर भाजपा और कांग्रेस ही मुख्य राजनीति पार्टियां सत्ता पर काबिज होती रही है। यहाँ पर तीसरे मोर्चे के बतौर कई पार्टियां शामिल है, लेकिन अभी सत्ता से खासा दूर रही है। यहाँ पर जातीय गणित को देखें तो यहाँ की राजनीति में मुख्य तौर पर जाट राजपूत के साथ साथ यहाँ पर सवर्ण वोटर व एससी एसटी वोटर खासे प्रभावित करते हैं। इस बार भाजपा ने प्रदेश की राजनीति में सब कुछ नया किया और एक नई सियासत को जन्म दिया। बात करें भजनलाल शर्मा की तो भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने हैं और जो फेस था वो फेस भी राजस्थान की जनता के लिए बेहद नया फेस है। अब यहां पर सवाल उठता है कि पहली बार विधायक बनने वाले चेहरे को क्या भाजपा सीएम बनाकर एक बड़ा दांव खेला है। इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, इस रणनीति पर आज करेंगे चर्चा। अगर बात करें केंद्रीय नेतृत्व की तो नरेंद्र मोदी की सरकार को लोकप्रिय सरकार के साथ साथ सख्त सरकार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर कोई डिसीजन लेती है वो डिसीजन बेहद चौंकाने वाला होता है। इस डिसीजन की बानगी राजस्थान में देखने की मिली। किसी भी राजनीति पंडित को यह कयास नहीं था कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा जैसा एक नया चेहरा प्रदेश की जनता का नेतृत्व करेगा या भाजपा का सीएम चेहरा होगा, लेकिन भाजपा ने वो कर दिखाया। उसके बाद डिप्टी सीएम में भी प्रेमचंद बेरवा एक दलित चेहरा का नाम बड़ा रोचक और चौंकाने वाला नजर आया। दिया कुमारी का कयास ये लगाया जा रहा था कि कोई बड़ा पद तो जरूर मिलेगा, लेकिन दिया कुमारी को सीएम फेस के तौर पर भी देखा जा रहा था क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व की बेहद करीबी और पसंद माना जाता है। लेकिन आज भाजपा ने सभी विभागों का बंटवारा कर कर यह साबित कर दिया कि भाजपा जो भी करेगी वो नया करेगी और राजस्थान में एक नई परिपाटी को जन्म देगी। भाजपा का नया समीकरण क्या प्रदेश की भाजपा को नया जीवन देगा या नई दिशा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन राजस्थान की परिस्थितियों पर नजर डाले तो यहाँ की जनता हमेशा सीएम फेस के तौर पर ताकतवर व प्रभावशाली चेहरे को ही पसंद करती रही है। अगर नजर कांग्रेस में डाले तो यहाँ पर अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट के चेहरे को भी सीएम के तौर पर देखा जा रहा था। दोनों ही चेहरे राजस्थान में काफी लोकप्रिय थे। उसके बाद में तीसरा चेहरा कांग्रेस में कोई ज्यादा असरदार नजर नहीं आता था। उसी के अनुसार अगर भाजपा पर नजर डाले तो यहाँ पर सीएम के चेहरे के तौर पर चुनाव के समय वसुंधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी ऐसे कुछ चेहरे थे जिस पर नजर जाती थी। लेकिन भाजपा ने सबको चौंका दिया और भजनलाल शर्मा जिसके खाते में पहली बार विधायक बनने का रिकॉर्ड है और उसी को सीएम बना दिया। उसके बाद डिप्टी सीएम के बतौर जो चेहरे आए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। आज मंत्रिमंडल का जो गठन और गठन में विभागों का बंटवारा भी चौंकाने वाला है।
आपको बता दें कि इस विभागों में सबसे मजबूत जो पावरफुल मैं कह सकता हूं कि विभाग है वो सीएम ने अपने पास रखे हैं। अगर सबसे चौंकाने वाली बात है कि अगर होम मिनिस्टर की बात करें, गृह मंत्रालय है सीएम ने खुद अपने पास रखा है। यानी कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने का जिम्मा सीएम ने खुद संभाला है। पिछली सरकार पर नजर डाले तो भी ये विभाग सीएम के पास ही था और इस बार भी सीएम। राजस्थान के नए नवेले सीएम के पास में सबसे ज्यादा 8 विभाग है और वो सभी विभाग मजबूत है। ऐसे में क्या इस बार भी केंद्र की सोच, यानी कि मैं केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर ही सीएम फेस को ज्यादा शक्ति या पावर दिया गया है, यह भी सोचने वाली बात है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि केंद्र का फैसला सही साबित होना चाहिए। इस फैसले को सही साबित करने के लिए सारी शक्तियों का संचय सीएम भजनलाल शर्मा को बनाया गया है। भजनलाल शर्मा का एक्शन देखे तो अभी तो काफी संतोषजनक ही नजर आता है, लेकिन आने वाला समय भजनलाल शर्मा के सामने चुनौती भरा रहेगा। अगर राजस्थान की जनता की अगर राजनीतिक समझ को देखें तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहां पर हमेशा लोकप्रिय चेहरे को पसंद किया जाता है। अगर किसी नए प्रयोग का सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा ये होती है, क्या वो भाजपा की नीति रीति को चुनाव में जिता पाएगी या पार्टी की जो साख है उसे बचाए रखेगी। ये भजनलाल शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सीएम बनना और उसके बाद की गतिविधियों पर अगर नजर डाले तो ये भाजपा के लिए नया मैं कह सकता हूं कि एक आधार होगा। राजस्थान में आज विभागों के बंटवारे पर नजर डाले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर भजनलाल शर्मा को बहुत ज्यादा शक्ति का संचय बना दिया गया है या शक्ति दी गई है, ताकि भजनलाल शर्मा पूरे राजस्थान को प्रभावी ढंग से बना सके या पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार कर सके। उसके बाद में 6 विभाग है वो डिप्टी सीएम दिया कुमारी को दिया गया है। दिया कुमारी को यहाँ पर वित्त विभाग मिला है, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण विभाग। उसके बाद में डिप्टी सीएम के बतौर प्रेमचंद बैरवा को खासे कोई इतने असरदार विभाग तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं 4 विभाग मिले हैं। ऐसे में यहाँ पर मंत्रिमंडल का एक बड़ा मैं कह सकता हूँ कि विभागों का बंटवारा यहाँ तीनों ही सीएम और डिप्टी सीएम के बीच देखने को मिलता है। उसके बाद में नजर डाले तो यहाँ पर किसी भी मंत्री को बड़े चौंकाने वाले और पावरफुल विभाग नजर नहीं आते हैं, लेकिन सरकार की गतिविधियों को या सरकार के सफल संचालन के लिए एक मैं कह सकता हूं कि रोड मैप तो बनाया गया है। लगभग सरकार बन चुकी है और सरकार का पूरा खाका भी तैयार हो गया है। अब बीजेपी सरकार के साथ में पिछली लोक कल्याणकारी सरकार का दम बढ़ने वाली कांग्रेस से बड़ी लाइन खींचने की चुनौती रहेगी। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की सभी लोक कल्याणकारी नीतियों को सराहा था। यह अलग बात है कि सभी नीतियों के आधार पर कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आई। इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यहाँ का रिवाज यह है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। दूसरी बात यह हो सकती है कि कांग्रेस की टिकट बंटवारा या अन्य कोई कारण रहे होंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट हो जाती है कि राजस्थान की जनता को जिस हिसाब से कांग्रेस ने लोक कल्याणकारी जो स्कीमें दी थी या योजनाएं संचालित करी थी, उसी की तर्ज पर यहाँ की जनता को वो योजना या उससे बेहतर योजना देनी होगी। वहीं लोकसभा चुनाव पर नजर डाले तो यहाँ पर बीजेपी के पास में एक चुनौती रहेगी कि वो 25 की 25 सीटें जीते, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली सभी सीटें गंवा दी थी। अगर यहाँ पर कांग्रेस कुछ सीटें जीत भी लेते हैं तो कांग्रेस के खाते में जाएगी और उसकी साख को और ज़्यादा मजबूत करेगी। लेकिन अपन बात कर रहे हैं आज के विभागों के बंटवारों पर नज़र, तो कयास ये लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार का यहाँ पर पूरा दखल रहा है। वसुंधरा राजे खेमे को इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं बनाया गया है। ये तो पहले ही मंत्रिमंडल गठन से ही कयास हो गए थे कि कुछ बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन वसुंधरा राजे का अब मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक जो प्रभाव है वो अब धीरे धीरे कम होता नजर आता है। अब दूसरी बात ये भी आती है कि अब वसुंधरा राजे की नाराजगी या उसके खेमे को उतना सम्मान या उतनी जगह नहीं देने से क्या लोकसभा चुनाव पर फर्क पड़ेगा, तो शायद ये भी सोचना होने वाली बात है। क्योंकि
प्रदेश नेतृत्व राजस्थान में जिस हिसाब से भाजपा को जो 115 सीटें मिली है, ये मजबूत दर्शाता है। और यहाँ पर एक सबसे खास बात ये रही कि जो आज जो सुरेंद्र पाल टीटी जो पहले मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए थे, आज विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। आज चुनाव हुए थे और ये निर्वाचन आयोग तक भी ये मामला गया था कि लाभ के आधार पर अगर किसी जो मंत्री नहीं बन रहा है, जो मंत्री बनाया गया है वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या यह सही है गलत है, ये तो फैसला निर्वाचन आयोग करेगा। लेकिन हम इतना ज़रूर बता दें कि भाजपा में बहुत कुछ नया घटा है और ये नया घटना भाजपा को या तो नई दिशा देगा या भाजपा के लिए कुछ सबक। लेकिन आज जो विभागों का बंटवारा हुआ है, उस विभागों के बंटवारे में एक बात मुख्य तौर पर सामने आती है कि केंद्र सरकार भजन लाल शर्मा को एक बार फिर मजबूत फेस के तौर पर सामने रखती है और उसी के जो पूरक है या उसी के सपोर्टर जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं उनको भी मजबूत विभाग दिए गए हैं। इससे ये मैसेज जाता है कि अब राजस्थान में भाजपा में नया सूर्योदय हो रहा है। अगर पिछले सरकार की या वसुंधरा राजे युग की बात करें तो अब धीरे धीरे उनका असर कम होता हुआ नजर आ रहा है। इस मंत्रिमंडल के गठन के बाद और विभागों के बंटवारे के बाद तो ये स्पष्ट हो गया कि भजन लाल शर्मा अब कोई कठपुतली या मैं कह सकता हूं कि किसी के नीचे रहकर काम करने वाली हैसियत में नहीं है, क्योंकि भजन लाल शर्मा को जो पावर दिया है वो पावर का संचय ये बताता है कि भजन लाल शर्मा अब राजस्थान में एक नई राजनीति को जन्म देंगे। यहां पर जातीय गणित की मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि पहली बार किसी ब्राह्मण चेहरे को लंबे समय के इंतजार के बाद में ब्राह्मण चेहरे को भाजपा ने सीएम बनाया है। यहां पर तो कुछ ब्राह्मण चेहरे के वोटरों को पक्ष में जाता हुआ भाजपा के लिए जाता है, लेकिन राजपूत वोटर पर नजर डाले तो राजपूत हमेशा सत्ता के अंदर रहे या सत्ता के शीर्ष पर रहे। अगर भाजपा पर नजर डाले तो भैरव सिंह शेखावत से शुरू हुआ वो सफर वसुंधरा राजे तक चला। दोनों फेस है, राजपूत चेहरे थे और प्रदेश की जनता में दोनों ही चेहरे भाजपा में खासे लोकप्रिय रहे। सीएम के बतौर अभी भजन लाल शर्मा को अपनी छवि और पार्टी में अपने कद को स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत और प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति ये बताती है कि राजनीति में किसी के द्वारा स्थापित अगर कोई चेहरा है वो लंबे समय से कायम नहीं रह सकता जब तक वो खुद अपनी व्यक्तिगत छवि ईजाद ना करे। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में भाजपा जो नया प्रयोग कर रही है वो प्रयोग क्या भाजपा को नई दिशा देगा, मैं ये एक मूल सवाल आपके सामने खड़ा कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो प्रदेश की भाजपा है वो 25 सीटों पर ही नज़र रखेगी। प्रदेश भाजपा के किसी भी नेता के तौर पर कोई विरोध या असंतोष नजर नहीं आएगा। ऐसा इसलिए कि भाजपा को 25 सीटें जीतनी है। लेकिन कांग्रेस पर नजर डाले तो इस बार कांग्रेस और भाजपा में कुछ फाइट तो नजर आती है, लेकिन प्रदेश की भाजपा जो है अभी नया प्रयोग करके अगर अपनी वेलफेयर की जो स्कीम है उसको बराबर रखती है और अपनी शासन की शुरुआत में ही अपनी कुछ छाप छोड़ देती है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक बार फिर भाजपा 25 की 25 सीटें जीत ले। लेकिन ये भी है कि प्रदेश के भाजपा के खेमेबाजी से क्या भाजपा में नुकसान हो सकता है, ये एक सवाल खड़ा होता है। ये तो मैंने बता दिया था कि बाहरी तौर पर या मैं कह सकता हूँ ऊपरी तौर पर कोई भी चेहरा है वो प्रदेश के नेतृत्व को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है और जो पार्टी के खिलाफ बोलेगा वो केंद्र की आंखों की किरकिरी बन सकता है। और नरेंद्र मोदी सरकार की आंखों की किरकिरी बनने का मतलब है उनकी राजनीति का सूर्यास्त होना। ऐसे में राजनीति जानकार मानते हैं कि कोई भी भाजपा का वरिष्ठ या कोई बड़ा चेहरा पार्टी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा या उसके खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन अंदर खाने राजनीति ये भी कहती है कि अगर भाजपा लोकसभा चुनाव में 1 2 3 4 5 कोई भी सीटें गंवा देती है तो ये भजन लाल शर्मा के राजनीतिक कैरियर पर भी सवाल खड़ा कर देगा और केंद्र के नेतृत्व के फैसले को भी ये हम कह सकते हैं कि सवाल खड़ा हो सकता है, क्योंकि पार्टी का फैसला तभी उपयुक्त होता है और तभी सक्सेस होता है जब पार्टी लगातार जीते। क्योंकि अगर नज़र डालें हम
एमपी पर, मध्य प्रदेश पर, या नज़र डालें हम उत्तर प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में जो फैसला था, आपको ज्ञात होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में लगातार सीएम शिवराज सिंह लगातार जीत रहे हैं, उसके बावजूद चेहरा बदल दिया गया है। वहाँ पर भी राजस्थान जैसी स्थिति है, वहाँ लोकसभा में क्या आधार रहेगा वो भी देखना है। लेकिन प्रदेश भाजपा, मैं केंद्र भाजपा की बात कर रहा हूँ कि यूपी में जो प्रयोग किया था अमित शाह ने, यानी कि योगी आदित्यनाथ को बड़े इंतजार के बाद में सीएम बनाया। लगातार योगी ने 2 कार्यकाल में जो अपनी छाप छोड़ी है या जो अपनी पहचान बनाई है, वो भाजपा को काफ़ी मजबूत करती है। अगर वहाँ के यूपी के वोट शेयर की बात करें तो 50% से ज़्यादा वोट शेयर भाजपा का है, और भाजपा वहाँ पर लोकसभा और विधानसभा पर काफ़ी मजबूत नज़र आती है। अगर ऐसा ही फैसला मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हो जाता है, क्योंकि तीनों ही जगह भाजपा ने नया प्रयोग किया है। मैं बात राजस्थान की करूं तो राजस्थान की प्रकृति, राजनीति प्रकृति थोड़ी भिन्न नज़र आती है। यहाँ पर हमेशा कमज़ोर चेहरे को जनता पसंद नहीं करती। इसी की तर्ज पर आज भाजपा ने जो बड़े और मजबूत ताकतवर विभाग देकर सीएम भजनलाल शर्मा को और ज़्यादा शक्ति दे दी है। अब भजनलाल शर्मा को अपने राजस्थान को एक विकसित राजस्थान या अपने राजस्थान को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने की चुनौती रहेगी। उसके साथ ही राजस्थान में बिजली, किसान, उसके साथ युवा है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो काफ़ी चुनावों को प्रभावित करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में अगर कोई बड़ा आंदोलन या कोई बड़ी घटना होती है तो वो सरकार के लिए चुनौती रहेगी। लेकिन शर्मा की कार्यशैली ये बताती है कि वो कुछ नए एक्शन लेने के मूड में भी नज़र आते हैं। लेकिन एक जो सरकार का जो ब्यूरोक्रेसी होती है, नौकरशाही होती है, उस पर कमान और उसको कमांड देना, ये एक भजनलाल शर्मा के लिए नया होगा। और जब कोई नया खिलाड़ी कोई नई चीज़ करता है तो वो बन भी सकती है और वो बिगड़ भी सकती है। तो क्या राजस्थान में हर चीज़ नई होना भाजपा को और मजबूत करेगा या कुछ काम को कुछ हल्का और बिगाड़ देगा? ये राजनीति पंडित अपने अपने नज़रिए से विचार करते हैं। हम आपको बता दें कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा को जो विभागों का जो बंटवारा करके जो ताकत दी है, उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि केंद्र सरकार किसी भी सूरत में राजस्थान में लोकसभा चुनाव की सभी 25 की 25 सीटें जीतना चाहती है। इसीलिए भजनलाल शर्मा को इतना ज़्यादा मजबूत बनाया गया ताकि सरकार को कोई डिस्टर्ब नहीं करे। उसके साथ ही दया कुमारी है, वो भी लोकप्रिय चेहरा है। और जो जातियों का कॉम्बिनेशन है, जातियों का जो गणित है, वो भी बिठाने की कोशिश करी है। भाजपा में 2 चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मिस बैलेंस रही है। उसमें मुख्य तौर पर है कह सकते हैं कि किसी जाट चेहरे को भाजपा में कोई बड़ा कद अभी तो नहीं मिला है, क्योंकि जो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है वो भी ब्राह्मण या सवर्ण चेहरे के पास में है, और सीएम जो है वो भी ब्राह्मण यानी सीएम वो भी जो स्वर्ण ही है। ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि कोई ओबीसी चेहरे पर अगर भाजपा दांव खेलती है तो भाजपा को जो जातीय गणित जो राजनीति को प्रभावित करता है राजस्थान में, उसमें कुछ बैलेंस नजर आएगा। उसके बाद में ही जो गुजर वोट जो पिछले कांग्रेस सरकार में पायलट की वजह से ज़्यादा चले गए थे, लेकिन इस बार है जो बड़े चेहरे के तौर पर है, भाजपा को भी गुजरों ने खूब वोट दिया है। सबसे ज़्यादा आश्चर्य की मैं बात करूं कि इस पूरे मंत्रिमंडल में किसी भी यादव को मंत्री नहीं बनाना, क्योंकि यादव भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। कई जगह जो है यादवों ने भाजपा को खासा मजबूत या खासा बड़ा समर्थन भी दिया है। अब ये राजनीतिक गणित जो है कैसे बिठाया जाएगा? दूसरी बात है, भाजपा ने एक बड़ी आश्चर्यजनक, या मैं कह सकता हूँ कि ऐसा लगता है कि या तो कोई रोड मैप तैयार ना करके किसी पसंद के आधार पर पूरा मंत्रिमंडल गठन कर देना, क्योंकि जयपुर विभाग और जयपुर संभाग का यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि दाव चला है। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर जो भी मंत्री, यहाँ पर देखिए जो खुद सीएम है सांगानेर जयपुर है, डिप्टी सीएम है दिया कुमारी है,
वो जयपुर है, और उसके बाद में प्रेमचंद बेरवा है, वो दूदू जयपुर है। उसके बाद में बात करें, उसके बाद में कई संभाग ऐसे हैं जहां पर अभी मंत्री ही नहीं बने। तो ऐसे में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा ये नया जो प्रयोग है ये क्यों किया, या क्या इसके पीछे कोई नई रणनीति है। राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि अब तक जो काम होता था उसमें जातीय, वर्ग, क्षेत्र सभी का कॉम्बिनेशन या सभी के बीच में सामंजस्य बिठाया जाता था, उसके बाद में ही मंत्रिमंडल गठन किया जाता था। लेकिन इस बार क्षेत्र, जाति, वर्ग, संभाग इनका सामंजस्य ना होकर सबसे ज़्यादा ये सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करी कि भाजपा सरकार को मजबूत सरकार कैसे बनाया जाए, या वसुंधरा राजे का जो पावरफुल गुट था या पावरफुल जो उनका व्यक्तित्व था उनके बराबर किसी दूसरे कद को कैसे विकसित किया जाए, ऐसा इस बार ज़्यादा फोकस किया गया है। लेकिन आज मंत्रिमंडल गठन में ये बात और स्पष्ट हो गई, जो कयास ये लगाया जा रहा था कि राजस्थान में सीएम, मंत्रिमंडल और विभागों के बंटवारे में पूरा का पूरा है केंद्र का जो असर देखने को मिला है, और केंद्र का असर क्या इस बार भाजपा को और ज़्यादा मजबूत बनाता है या भाजपा के लिए कोई नई प्रॉब्लम या मुसीबत खड़ा कर देता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव है, लेकिन लोकसभा चुनाव के पीछे भाजपा का जो मैं कह सकता हूँ मोदी मैजिक, और अभी हाल ही में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर जो अयोध्या में राम मंदिर के जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है उसके बाद में जो माहौल बनेगा पूरे देश में है राम भक्ति या हिंदू, जो माहौल बनेगा उससे भाजपा को सीधा सीधा फायदा नजर आता है। अगर इस लेयर में भाजपा एक बार फिर राजस्थान की 25 सीटें जीतती है तो ये क्रेडिट है भजनलाल शर्मा को जाएगा या उसकी सरकार को जाएगा। और इस लहर में भी अगर भाजपा 1-2 सीटें गंवा देती है तो यहाँ पर नेतृत्व के फैसले पर और साथ में भजनलाल शर्मा यानी कि सीएम के तौर पर उनकी नीति रीति पर भी सवाल उठेगा। लेकिन आज सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है। अब कुछ दिनों में देखने को मिलेगा कि कौन मंत्री अपने कार्यकाल या अपने विभाग की कार्यशैली से प्रभावित करता है और कोई नंबर ज़्यादा बटोरता है या कोई नंबरों में पिछड़ जाता है। मैं एनआर मनोहर, बहुत बहुत धन्यवाद।